स्वागत है आप सभी का 2010 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए। और पीजीटी फिजिक्स में 75 क्वेश्चन तक हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा अस्वस्थ रहने के कारण वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान 7/2 R है। इसके लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन अवस्थाओं में विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 R। तो यहाँ पर जो Cp की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें, ये Cp का मान दे रखा है 7/2 R। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसके लिए दाब और स्थिर आयतन, तो दाब का तो ये पता चली गया आपको। स्थिर आयतन के लिए अगर पता करें तो स्थिर आयतन के लिए Cv का मान हमें निकालना पड़ेगा और इसमें इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू गामा के बराबर होगी और ये वैल्यू बराबर होगी Cp/Cv के। तो यहाँ पर Cp का मान है 7R/2। अब क्वेश्चन रह जाता है कि Cv की जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेयर का फॉर्मूला है वो आपकी हेल्प करेगा और मेयर का फॉर्मूला हम रीराइट करते हैं कि Cp - Cv दिस इक्वल्स टू R। Cp - Cv इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर है। यहाँ पर गिवन है आपके पास में 7R/2 का मान दे रखा है और यहाँ से आप Cv की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतर वगैरह करेंगे तो Cv की वैल्यू आप लोग लिखेंगे 7R/2 माइनस R। यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम 1 आएगा और इस तरह से आप जब हल करेंगे तो 7R - 2R और दिस इज इक्वल्स टू 5R/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आपके पास में आ चुकी हैं। Cp का मान है 7R/2 और Cv का अनुपात है, Cv का जो मान है वो है 5R/2। अब यहाँ पर आपको केवल इन दोनों का रेशो लेना है। तो जब आप इनका रेशो लेंगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा, R से R कैंसिल होगा और आपके पास में बचेगा केवल 7/5। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका है 4th वन, योर करेक्ट आंसर 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 77 है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का डायमेंशन पूछ रहा है। अच्छा, इतना अच्छा क्वेश्चन अगर मिल जाए इतना सरल तो काफ़ी अच्छा, गुड लक हुआ। खैर, गुप्त ऊष्मा गुड लक इसलिए भी कि जो चीज़ आती है वो गुड लक बनाती है, जो चीज़ नहीं आती वो आपका बैड लक बनाती है। ठीक है ना। तो गुड लक की शुभकामनाओं के साथ में लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q=ml से हम लोग पता करते हैं। तो Q दी गई ऊष्मा होती है, m उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और A आपको लेटेंट है। किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बिना बदले उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ से L का अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो ये बराबर होगा Q/m के। Q यहाँ पर वर्क डन की यूनिट अगर आप लेते हैं, डायमेंशन लेते हैं तो mL/T - 2 होगा अपॉन द्रव्यमान m से आप जब डिवाइड करेंगे तो m से m ख़त्म करिएगा और लेटेंट हीट का फार्मूला आपके पास में आएगा L/T - 2, जो सही तरह से इंडिकेट कर रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा कि m0 L/T - 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है नंबर 3। थर्ड 78 पर आते हैं। दो परमाणु गैसेज यानी फॉर डाई एटॉमिक गैसेज के लिए पूछा गया है कि Cp की वैल्यू 3/2 R है या Cv की वैल्यू 5R/2 है या Cp का मान 5R/2 है या नन ऑफ दीज। ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी ऊपर वाले केस में क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोगों ने देखा था Cv का मान 5R/2 आया था। तो उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे और 78 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने 1/2 यानी हाफ मोल हीलियम एक बर्तन में STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आयतन को स्थिर रखते हुए गैस का दाब 2 गुना करने पर आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा है, कितनी होगी? तो गैस की ऊष्मा धारता, हीट कैपेसिटी पूरा दे रखा है 3 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, यानी ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो 17 हाफ मोल गैस हीलियम की दे रखी है STP इन वेसल। द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी टू डबल द प्रेशर ऑफ द गैस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर जो मोलों की संख्या है, n का जो मान है वो 1/2 दे रखा है भाई। तो और 1/2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो हीलियम आपकी कितनी बैठेगी? हीलियम बैठेगी आपकी 2 ग्राम। ठीक है ना, 4 ग्राम और उसका आधा कितना हो जाएगा आपका 2 ग्राम, आधा है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है यानी m कितना लिया जाएगा आपका लिया जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटी के बारे में। तो C की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, C आपका दे रखा है 3 और 3 की बात करें तो यहाँ पर अब टेम्परेचर आपको पता करना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना है तो डेल्टा T का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो डेल्टा T का मान स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हेल्प करेगा वो करेगा P1/P2 = T1/T2। ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1/T1 दिस इज इक्वल्स टू P2/T2। यहाँ पर उसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि गैस के दाब को 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पर P2 की जगह पर अगर 2P1 कर लें
तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपके पास में आएगी, P1 से P1 कैंसिल करेंगे, यानी टेम्परेचर जो होगा T2 इक्वल्स टू कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T1। तो इन दोनों का जब आप डेल्टा टी निकालने के लिए इसको टी में से यानी प्रारंभिक टेम्परेचर को इसमें से माइनस करेंगे तो केवल आपके पास में कितना आएगा, T1 के बराबर होगा। और T1 कितना है, T1 है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है, तो 273 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 273। तो डेल्टा टी का मान भी आपको यहाँ पर कितना लगाना है, 273 लगाना है। तो अब आपको फार्मूला यानी विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डेल्टा क्यू का मान निकालना है और डेल्टा क्यू की जो वैल्यू बराबर हो जाएगी m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m की वैल्यू जैसे मैंने बताया हम यहाँ पर 2 लेंगे, c गिवन है 3 और डेल्टा टी का मान आपके पास में आ चुका है 273। अब केवल आपको इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है जो बराबर होगा 1638 जूल के, और जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 80, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए डेल्टा पी अपॉन डेल पी अपॉन पी का मान बराबर है, ठीक है। गामा आर लिख रखा है, आर नहीं है ये, ठीक है। तो गामा का इंडिकेशन है ये गामा, तो ये किसके बराबर, सी पी अपॉन सी बी के बराबर है। तो सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन लेनी पड़ेगी जो आपको बताती है कि पी वी की पावर गामा, ठीक है ना, पी वी की पावर गामा दिस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये वाली इक्वेशन आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कीजिएगा। तो सबसे पहले P एज इट इज़ लिखा जाए, गामा आगे आएगा गामा और V की पावर गामा -1 और यहाँ पर लिखेंगे dV प्लस, अब पहला वाला पद ले लीजिए यानी B की पावर गामा एज इट इज़ आएगा और P का अवकलन करेंगे तो आप इसे लिख देंगे केवल DP। यहाँ से आपको ये रेशियो पूछ रहा है डेल्टा P अपॉन डेल्टा P के लिए, तो इसको आज जब उधर ले आएंगे तो माइनस का होगा, P को अपॉन में ले जाएँ, तो इसको अगले स्टेप में आपके लिए दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे गामा P और V की पावर गामा -1 और dV और दिस इज इक्वल्स टू माइनस का V की पावर गामा और कितना आएगा आपका dP के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P इसके नीचे ले जाइए और गामा इसके नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर अपॉन करके लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है कि dP अपॉन P, ओके। पेन और कॉपी साथ लेके रखा करिए, काफ़ी इजी रहता है। तो माइनस इसके साथ में हम लोग लगा देते हैं, तो गामा और यहाँ पर गामा V गामा -1 है, तो अपॉन में जब V की पावर गामा आएगा तो U पर जाएगा तो गामा से गामा इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा केवल V की पावर -1 और dV, जिसको V की पावर जो -1 है उससे आप जब नीचे ले जाएंगे तो आप उसे लिख सकते हैं कि dP अपॉन P एंड दिस इक्वल्स टू माइनस का गामा अपॉन V इंटू dV के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। तो इसमें इस पर आप सही का निशान लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 81 है कि एक गोली की अधिकतम परास रेंज दे रखी है 16 किलोमीटर है, 1600 नहीं 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16,000 मीटर हो जाएगा। यदि G की वैल्यू 10 दे रखी हो, गुरुत्व त्वरण G का मान 10 है, तो किस वेग से वस्तु गोली निकली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेंज का फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे R की वैल्यू रेंज से दिखाते हैं, और R इक्वल्स टू आपके पास में होता है U² sin 2θ अपॉन G, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 2 का समझ लगते हैं अपॉन 2G आता है आपका किसमें, हाइट के लिए। तो जब मैक्सिमम की बात हो रही तो यहाँ पर sin 2θ का अधिकतम मान 1 लगा दिया जाएगा, और R की जो अधिकतम वैल्यू आपके पास में आएगी वो आएगी U² अपॉन G के बराबर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी के बारे में, तो U² का मान आपको निकालना हो तो R इंटू G का आपस में मल्टीप्लाई करें। तो R इंटू G का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो R का मान है कितना, R का मान है आपके पास में 1600। तो उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमने लिखा U² 16 किलोमीटर है तो 10⁻³ कर दीजिएगा, और 10 गुरुत्व त्वरण G का आ जाएगा आपका पर 10 में, तो 16 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर केवल आप जब U का मान निकालेंगे तो ये पूरा फैक्टर आपका अंडर रूट में आएगा, 16 की जगह बचेगा केवल 4 यानी 4, और 10⁻⁴ की जगह रह जाएगा 2, यानी ये आपके पास में आ गया 400 मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4, 400 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गेंद मेज पर बिना फिसले चलती है, कुल ऊर्जा का कितना भाग घूमने में लगेगा, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी का मान पूछ रहा है, कितना भाग घूमने लगेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूनिट है, और इसमें मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं रोटेशनल एनर्जी से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़रूर देख लीजिएगा, MI सबके देख लीजिएगा, MI नोट कर लीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि इस गेंद को जब आप स्फेरिकल बॉल है रोल्स ऑन द टेबल विदाउट द स्लिपिंग, देन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन इज़। तो टोटल एनर्जी में आपकी दोनों एनर्जी शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन किसका निकालना है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल। तो इसमें आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी का मान निकाल लीजिए। तो टोटल एनर्जी अगर हम इसको टी से दिखाते हैं तो ये दो से मिलकर बनी होगी, एक तो होगा ट्रांसलेशन के ई और आपका एक होगा रोटेशनल के ई, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। रेखीय गतिज ऊर्जा कहें और घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इसको हम रोटेशनल के दिखाते हैं, रोटेशनल के ई के। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² से आप लोग लिखेंगे। इसी तरह से रोटेशनल एनर्जी के लिए अगर आप लगाएं तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लेंगे। देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई क्या है, आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या है वो ठोस गोला है। तो ठोस गोले के लिए क्या होता है, 2/5 होता है भाई, ठीक है ना। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 और ये होगा आपके पास में m r कितना 2/5 और ऐड कीजिएगा 2/5 mr² और साथ में आपके ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे ओमेगा को आप v/r कर लीजिए, v²/r²। तो v² करेंगे, r² जब यहाँ नीचे लेंगे तो r² से r² कैंसिल होगा, और mv² दोनों में ही दे रखा है तो दोनों उसमें से कॉमन आउट निकल आएगा, बाहर निकाल सकते हैं उसको। तो वहाँ से हमने फॉर्मूले में से जब बाहर निकलेगा तो आपके पास में रह जाएगा 1/2 mv² और ब्रैकेट में आपके पास मिल जाएगा 1/2/5, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 1/5 जब आएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 + 2 यानी 7/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/10 mv²। ये आपके पास में आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है, जिसमें आपकी रेखीय गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा, दोनों शामिल हैं। उसमें फ्रैक्शन पूछ रहा है, उसका अनुपात कितना होगा, तो उसके बारे में हमें ये करना है कि उसकी टोटल एनर्जी यानी 2/5 प्लस 1/2 हाफ mv² का अनुपात निकालना है किसके साथ में, टोटल एनर्जी के साथ में, जो किसके बराबर है 7/5 1/2 mv² के साथ में, ठीक है। तो 1/2 mv² से mv² काटिए, 5 से 5 को कैंसिल कीजिए, आपके पास में बचेगा केवल 2/7 जो कि सही आंसर होगा, और आपका इंडिकेशन है ये आंसर नंबर 2 के लिए। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 है, किसी तरंग की दो बिंदुओं के बीच दूरी दे रखी है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकली है और काफ़ी चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। फेस डिफरेंस, सबसे पहले कलांतर, ठीक है ना। द फेस डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द 0.8 मीटर इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज इज़ 0.5 रेडियन। द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए v = आपके पास में होना चाहिए n × लैम्डा, ठीक है। n गिवन है, n आपके पास में 120 लेकिन लैम्डा नहीं है, ठीक है। लैम्डा के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा के लिए आप लोग करें तो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई दिस इक्वल्स टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। यह संबंध है आपके किसके लिए, डेल्टा फाई कलांतर और पथांतर के बीच में संबंध है। ठीक इसी तरह का रिलेशन होता है डेल्टा फाई दिस इज इक्वल्स टू 2π/T इंटू डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया इसलिए कि आप लोग इसको भी ध्यान रखें, और यहाँ पर कैपिटल टी की अगर कभी आवश्यकता पड़े तो आवर्तकाल है, ठीक है ना। और डेल्टा टी जो है वो आपका समय अंतराल है। तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करने आ रहे हैं लैम्डा निकालने के लिए। तो लैम्डा निकालने के लिए फिर से अब आप कंपेयर करेंगे तो डेल्टा फाई का मान जो गिवन करके दे रखा आपके पास में कितना है 0.5 है। तो 0.5 पाई आप यहाँ पे लिखेंगे, बाकी आपके पास में क्या, चलिए दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब आप लिखने जा रहे हैं डेल्टा फाई का मान जो बराबर है 0.5 पाई के, और इधर आप लिखेंगे 2π/λ जहाँ लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक इसी तरह से डेल्टा एक्स का मान गिवन है आपके पास में 0.8। यहाँ पर अभी इक्वेशन का आपको सॉल्व करना है, पाई से पाई कैंसिल कीजिए, डेसिमल से डेसिमल हटाइए, 8 2 = 16 होगा, और लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास में आएगी 16/5 की इक्विवेलेंट होगी। इसमें आप भाग लगाएंगे, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 3 = 15 और 3.2, ठीक है ना। इतना आपके पास में मीटर लैम्डा का मान मिल जाएगा। अब फॉर्मूला वही v = n × लैम्डा। तो v = n × लैम्डा में जो n की लैम्डा की कमी पड़ रही थी वो n कमी यहाँ पूरी होगी, तो 120 n की जगह पर प्लेस करेंगे और लैम्डा की जगह पर हम प्लेस करने जा रहे हैं 3.2, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद में आफ्टर यू विल बी गेट 384 मीटर पर सेकेंड, जो आपका सही आंसर है, आंसर नंबर 2 को इंडिकेट करेगा 384 मीटर पर सेकेंड।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84 है, एक वस्तु 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है। यदि गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड हो तो वह, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप इसमें जो है आपको आंसर यानी ऑप्शन देख के आपको आंसर टैली करना है भाई। तो सबसे पहले आप 10 सेकंड के पश्चात पूछ रहा है वो 980 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक जाएगी, या 5 सेकंड में जाएगी, या 10 सेकंड में वापस आएगी, या उसकी गति 5 सेकंड पश्चात घटकर 49 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले हम 5 सेकंड का लगा के देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले घटकर ये बात सही आ रही है कि कुछ ना कुछ घटनी चाहिए, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला B = U - GT लगने आ रहा है। तो यहाँ पर U का मान आप लोग लगाएंगे, हम सभी लगाएंगे 98 माइनस, आप ही क्यों लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, ठीक है। G का मान लगाएं 9.8। अब यहाँ पर T का मान कितना लगाएं, ठीक। तो यहाँ पर अगर लगाएं तो 5 लगा के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं 98 माइनस, तो 9.8 का जब मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो 98 में 49 माइनस कीजिए तो 49 लगेगा। तो आफ्टर द 5 सेकेंड ये जो वस्तु है कितने पर आ जाएगी, इसका वेग जो है वो घटकर 49 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसी तरह के और ऑप्शन आप टैली कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग दे रखा है VD है, जबकि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि चालक की त्रिज्या उसमें बहने वाली धारा की दोगुनी कर दी है तो अनुगमन वेग कितना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन आपके लिए आया। I = NEAVD यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा। तो I = NEAVD, ओके। तो यहाँ पर जो VD है उसका फार्मूला हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। तो सिंपल केस में जब VD हमारे पास ये मिला तो ये फार्मूला हो जाएगा I/NE। जो A दे रखा है उसको मैं πr² करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये πr² हुआ। अब क्वेश्चन में वापस आइए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा को अगर दोगुना कर दिया तो I की जगह पर 2I कर दें, और चालक की त्रिज्या रेडियस को भी डबल करने की कह रहे हैं। तो VD' करके लेते हैं यहाँ पर। तो I की जगह पर हमने यूज़ किया 2I, N की जगह पर N, E की जगह पर E, पाई की जगह पर पाई, R² की जगह पर आप यूज़ करेंगे 2R, और 2R का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4R², क्योंकि उसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो केवल 1/2 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी ये पूरा मान किसका है, VD का है, जो प्रारंभिक वाला था। तो यहाँ पर VE' का जो मान है वो V'/2 के बराबर होगा, जो सही ऑप्शन है आपका आंसर नंबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है कि विसर्जन नली है 3 लिथियम 7 एकल आयनीकृत लिथियम तथा 7N14 डबल आयनाइज्ड है, नाइट्रोजन उपस्थित है। थॉमसन प्रयोग में पर्दे पर कितने परवलय प्राप्त होंगे। 86 क्वेश्चन है आपका। तो इसमें इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, 3 लिथियम सिंगल आइजनाइड लिथियम एंड 7N14 डबली आइजनाइड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पैराबोला विल बी ऑब्टेन्ड एट द स्क्रीन एट द थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 मिलेंगे इसमें। 87 पर आते हैं। गोलाकार कृष्णिका यानी आपका क्या कहा जाएगा, ब्लैक बॉडी, इज अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। यहाँ पे गिवन है रेडियस दे रखी है उसकी 12 सेंटीमीटर, 500 केल्विन टेम्परेचर है, जो उसकी पावर है 450 वाट शक्ति विकृत कर रही है। यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और ताप को दोगुना कर दिया जाए तो वाट में कितनी शक्ति विकृत होगी। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ये फालतू में दे रखी हैं, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना। नहीं यूज़ है, केवल किसका यूज़ है, 450 का यूज़ होगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये त्रिज्या वगैरह तो हम डबल कर देंगे ना। डबल करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा उसकी विकिरण शक्ति कितनी होगी। तो E = सिग्मा T⁴, और साथ में आता है एरिया, और साथ में आता है टाइम T, ठीक है ना। ये पूरा फार्मूला ये है भाई, E = सिग्मा T⁴, A एरिया और T आपका टाइम। तो इसमें E/T की जब बात कर रहे हैं तो E/T होते ही आपका वाट बन जाएगा, पावर हो जाएगा। यानी P = आप क्या लिखें, सिग्मा T⁴ और A। अब ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो वैल्यू दे रखी है ये रखी है 450, ठीक है, 450 वाट। अब आगे देखिए, अब कोई नई पावर है और उसके केस में हमने क्या किया कि इसको कर दिया P', सिग्मा में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर को क्या कह रहा है, टेम्परेचर को दोगुना कर दिया जाए। तो टेम्परेचर की पावर 4 थी, ठीक है ना। तो 2 की पावर जब 4 करेंगे तो 2⁴ T⁴ हो जाएगा, डबल कर दिया। इसी तरह से एरिया दे रखा है तो एरिया में πr² आपको मिलता, और πr² में जब आप करते और πr² में रेडियस को आधा करने के लिए बोले हैं तो r² कितना हो जाता आपके पास में, πr² / 2², ठीक है ना। उसमें रेडियस को ही तो आधा करें हैं,
रेडियस को r/2 हो गया। बाकी तो सब फैक्टर पहले ऐसे ही है, तो 2 की पावर 2 से ये 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 4 और बाकी एज इट इज़ पूरा मैटर वही p के बराबर है। तो p पहले कितना था 450 था, 450 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको मिलने वाला है क्या, कितना आंसर आएगा आपका, आएगा 1800 यानी 1800 वाट इतना मिलेगा, जो ऑप्शन है आपका 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता ई तथा कार्नो प्रशीतक का कार्यशीलता गुणांक, मैंने सीधा संबंध है तो भाई रट लीजिए इसको, तो पूरा ढंग से तैयार कर लीजिए। k = 1/E = 1/k होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। इसकी अगर बेसिक में हम लोग चलिए बेसिक से ही बताता हूँ। इसमें स्टार्टिंग करते हैं k से, ठीक है। तो k = आपका मिलता है 1 - E/E से मिलता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न के लिए ये चीज़ थोड़ा दिमाग में आ गई, तो यहाँ पर आप 1 - E करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो EK + EK बराबर होगा, दिस = 1 होगा। E को आप कॉमन लें तो 1 + K के बराबर होगा, = 1 और ये सब अपॉन में पहुँचेगा तो E = 1/1 + K आपका सही आंसर सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी जोन प्लेट में प्रथम जोन की त्रिज्या कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देखने को भी मिला है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को 100 नंबर देना चाहूँगा, पूरे नंबर हैं इसके लिए, ठीक है। कैसे भी इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मिस ना करिएगा। तो यहाँ पर FN दिस = होता RN² n × लैम्डा। तो यहाँ पर प्रथम जोन की त्रिज्या निकालनी, यानी n = 1 लेके चलना है। तो R1² = आपके पास मिलेगा, n की जगह तो 1 हो गया, तो मिलेगा आपके पास में F × लैम्डा, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में, यानी f की वैल्यू कितनी गिवन है, f की मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ओके। तो 20 सेंटीमीटर 20 × 10⁻² कर लीजिएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ठीक इसी तरह से लैम्डा यानी 5000 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 5000 × 10⁻10 इतना मीटर करेंगे। और आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल बी गेट 0. इसकी जो वैल्यू आनी है वो 0.0316 सेंटीमीटर के अलॉन्ग मिलेगी, जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 90 एक दूसरे से d दूरी पर रखे f1 व f2 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंसों में बड़े विपतन, ठीक है ना, और गोलीय विपतन दोनों न्यूनतम हैं, तो इनकी कंडीशंस होती हैं। तो इनको कहते हैं क्रोमेटिक एवरेशन एंड स्फेरिकल एवरेशन, बोथ आर मिनिमम फॉर द 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। तो यहाँ पर अगर आपको इनको रिमूव करना है, इन दोषों को अगर आप दूर करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को ध्यान कीजिए। d = F1 + F2/2 के बराबर। ठीक इसी तरह से स्मॉल d दिस = आपका किसके होता है, F1 - F2 के बराबर होता है। यहाँ से आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2d मिलेगा आपको, 2d दिस = F1 + F2। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2F1 दिस = 3d और F1 = आपको मिलेगा 3d/2, ठीक है ना। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आपके पास में आ गई 3d/2। ठीक इसी तरह से आपको F2 का मान निकालना होगा, ठीक है। टाइम शॉर्ट है तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से F1 का मान आपको मिलेगा 3d/2 और इसी तरह से F2 का जो मान आप इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ से आएगा d/2। यहाँ पे क्योंकि दोनों का रेशो पूछ रहा है एक दूसरे के साथ में, तो 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, d से d को कैंसिल कीजिए, रेशो आपके पास मिलेगा 3:1 यानी 3/1 या 3:1 आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने आज ये क्लियर किया। आगे वाले वीडियो में हम 90 से आगे क्वेश्चंस देखेंगे। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इससे शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे कि ज़्यादा सभी लोगों इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है, किसी को बताने से आप ये ना सोचिए कि वो आगे निकल जाएगा या आप पीछे रह जाएंगे। अगर किस्मत में किसी की हेल्प करके लिए आपके आगे बढ़ना लिखा हुआ तो उसको आप कैसे भी उस चीज़ को चूकें ना। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।